इस आदमी ने अपनी स्नाइपर राइफल सेट की और फिर खिड़की के पास वाली मुख्य कुर्सी पर निशाना लगाया। उसका टारगेट एक चीनी अंडरवर्ल्ड डॉन है। चूंकि वो एक डॉन है तो डाइनिंग टेबल पर उसे पक्का मुख्य कुर्सी पर ही बैठना होगा। एक बार जगह पक्की हो जाए तो पर्दे लगे होने के बावजूद भी एक ही गोली में काम तमाम करने की पूरी गारंटी है। लेकिन बदकिस्मती से आज डॉन की बेटी का जन्मदिन है। उसने अचानक अपनी जगह बदल ली और अब वो स्टेज के नीचे बैठकर अपनी बेटी का गाना सुनेगा। होटल के अंदर मौजूद मुखबिर ने तुरंत ये खबर जोई को दे दी। अब उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वे पीछे हट जाए या फिर उन्हें अपना प्लान बदलना होगा। जोई को कातिल बने 30 साल से ज्यादा हो चुके थे और आज तक उसने कभी हार मानकर पीछे हटने का रिकॉर्ड नहीं बनाया था। लेकिन गेट पर चेकिंग हो रही है, अगर वो हथियार अंदर नहीं ले जा पाएगा तो वो अपना शिकार कैसे करेगा। जोई ने अपने दिमाग में पहले ही एक प्लान बना लिया था। उसने शिकार करने की जगह बदलकर वॉशरूम कर दी और फिर मुखबिर से कहकर अपने लिए एक टेबल बुक करवा ली। चेकिंग करने वाला गुंडा बहुत मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन जोई के पास सिर्फ एक कार की चाबी थी, इसलिए उसे चेकिंग से कोई डर नहीं था। एक कातिल के लिए कोई भी चीज जानलेवा हथियार बन सकती है। जैसे ही डॉन की बेटी स्टेज पर गाना गाने गई, जोई ने भी अपने शिकार का प्लान शुरू कर दिया। वो वॉशरूम में गया और सबसे पहले अपना कोट उतार दिया। अगर थोड़ी देर बाद इस पर खून लग गया तो इसे धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर उसने वॉशरूम के हर केबिन को चेक किया ताकि किसी बेगुनाह को चोट न पहुंचे। इसके बाद जोई ने अपने दस्ताने पहने पूरे वॉशरूम पर एक नजर डाली और जल्द ही दीवार पर लगे पेपर टॉवल डिस्पेंसर पर उसकी नजर टिक गई। उसने चाबी को पेचकस की तरह इस्तेमाल किया और ऊपर लगे पेंच को खोल दिया। लेकिन जोई को शिकार करने में देरी लगाते देख मुखबिर का सब्र टूटने लगा। उसने काम को जल्दी खत्म करने के लिए डॉन को वॉशरूम भेजने का फैसला किया। वेटर को बिना वजह गुंडों की धमकियां सुननी पड़ी, लेकिन डॉन के कपड़ों पर शराब गिर गई थी तो उसे साफ करने के लिए उसे वॉशरूम तो जाना ही था। जोई भी कुछ नहीं कह सका। मौका अच्छा था। भले ही उसे ये सब कुछ अजीब लगा, लेकिन अब उसे काम तो करना ही था। इसी समय हॉल में चल रहा गाना अपने सबसे तेज हिस्से पर पहुंच गया, जिसने वॉशरूम से आने वाली मारपीट की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। दोनों गुंडे भले ही लड़ने में बहुत माहिर थे, लेकिन डॉन के मरते ही उनकी हिम्मत टूट गई और जल्द ही जोई ने उन्हें भी ढेर कर दिया। अपने हाथों से खून साफ करने के बाद जोई ने पेपर टॉवल डिस्पेंसर खोला और खून से सनी उस लोहे की सुई को वापस उसकी जगह पर रख दिया। मुझे लगता है कि पुलिस के आने के बाद उन्हें मर्डर वेपन ढूंढने में काफी वक्त लग जाएगा। हालांकि मिशन बिना किसी परेशानी के पूरा हो गया था, लेकिन जोई बहुत परेशान था। मुखबिर का काम सिर्फ जानकारी देना होता है, उसे फालतू के काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। और जोई की भी एक बेटी है। अगर उसे पता होता कि आज टारगेट की बेटी का जन्मदिन है तो वो कभी भी इस काम को हाथ में नहीं लेता। लेकिन जब वे दोनों वहां से निकल रहे थे तो लगा कि कोई रहस्यमयी गिरोह जोई पर चुपके से नजर रख रहा है। उस दिन के बाद से जोई ने गौर किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक ऐसा इंसान है जो अपने काम और अपनी पर्सनल जिंदगी को बिल्कुल अलग रखता है। कभी कभार किसी का खून करने के अलावा दुनिया की नजरों में वो एक प्रिंटर सेल्समैन है। घर पर उसकी एक प्रेग्नेंट बेटी और एक ऐसा दामाद है जो अभी नौकरी ढूंढ रहा है। उस दिन जब वो घर लौट रहा था तो वो बस चौराहे पर लाल बत्ती का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वाली कार का ड्राइवर अपना रियर व्यू मिरर सेट कर रहा है। एक कातिल होने के नाते जोई को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही लाल बत्ती हरी हुई, उसने तुरंत रेस दी और गाड़ी को अचानक बाई ओर की गली में मोड़ दिया। गलत मत समझिए, वो डरा नहीं था, बल्कि वो बस अपने शक को दूर करना चाहता था। अगर वो कार वाकई में उसका पीछा कर रही होगी तो वो पक्का अगले चौराहे से बाई ओर मुड़ेगी। बिल्कुल जोई के सोचने के मुताबिक सच में कोई उस पर नजर रखे हुए था। एक कातिल भी किसी को बिना सोचे समझे नहीं मार सकता। उसने तुरंत गाड़ी पीछे की और फिर पार्किंग एरिया के टेढ़मेढ़े रास्तों का इस्तेमाल करके उस कार को चकमा दे दिया। लेकिन इस मुसीबत का कोई हल निकालना भी बहुत जरूरी था। जोई होटल में बने अपने सेफ हाउस वापस गया। जैसे ही वो पासवर्ड डालने वाला था, उसका दिमाग अचानक सुन्न हो गया और वो भूल गया कि आखिरी नंबर क्या था। फिर अपने पड़ोसी के टोकने पर जोई तुरंत शांत हुआ और किसी तरह दिमाग पर जोर डालकर उसे पासवर्ड याद आ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। पता चला कि वो अपना बैग ही बाहर भूल गया था। जोई अब हर तरफ से मुसीबतों में घिरा हुआ था। न सिर्फ एक अनजान गिरोह उसका पीछा कर रहा था, बल्कि उसमें अल्जाइमर बीमारी के शुरुआती लक्षण भी दिखने लगे थे। लेकिन परेशानियों का सामना तो एक एक करके ही करना था। जोई ने तिजोरी से कुछ फाइलें निकाली। इन सालों में उसने वाकई में बहुत से लोगों को मारा था, जिनमें से कई तो बहुत अमीर और ताकतवर लोग थे। ऐसे में अगर कोई उससे बदला लेना चाहे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। तभी एक अंडरवर्ल्ड गैंग की ग्रुप फोटो देखते हुए उसे अचानक लगा कि उसने किसी को पहले देखा है। ये गुंडा जो उसके टारगेट के पास खड़ा था, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने उस दिन सड़क पर उसकी चोरी छुपे फोटो खींची थी? लगता है जो उससे बदला लेना चाहता है वो यही बेवकूफ आदमी है। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले जोई को लगा कि अपने बॉस को इस बारे में बताना जरूरी है। आखिरकार बाद में सारी गड़बड़ तो उन्हें ही साफ करनी पड़ेगी। उसकी बॉस एंजेला एक रेस्टोरेंट में शेफ है। उसने फोटो वाले उस आदमी के बारे में पहले ही पता लगा लिया था। उसका नाम कार्ल है और वो अब किसी दूसरे अंडरवर्ल्ड गैंग के लिए पैसे वसूलने का काम करता है। अगर बिना सोचे समझे उस पर हमला किया तो हो सकता है कि वे लोग पलटवार करें। उसने जोई को शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि वो खुद इस मामले को संभाल लेगी। कोई और रास्ता न होने के कारण जोई को अपने बॉस पर भरोसा करना पड़ा। वो अपनी कार से घर वापस गया और फिर से अपनी आम जिंदगी में लौट आया, जहाँ वो सिर्फ एक प्रिंटर बेचने वाला इंसान था। वो बियर और फूल लेकर अपनी बेटी के घर गया, क्योंकि आज उसकी पत्नी की बरसी भी थी। 5 साल पहले जब वो अपनी बेटी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर जा रही थी तो एक नशे में धुत गुंडे ने गाड़ी चलाते हुए उसे टक्कर मार दी और उसकी पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस कातिल को 8 साल की सजा हुई। जोई भले ही एक कातिल था, लेकिन वो अपने ही हाथों से अपनी पत्नी की मौत का बदला नहीं ले सका। वो बस अपनी रोती हुई बेटी को चुप करा सकता था। परिवार के साथ डिनर करने के बाद जोई गाड़ी चलाकर घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि मेन गेट खुला हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक कार तेजी से वहां से गुजरी। ये वही कार थी जो दिन में उसका पीछा कर रही थी। जोई तुरंत घबरा गया। उसे अपने बॉस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो आदमी अब उसके घर तक पहुंच चुका है तो उसका अगला कदम पक्का उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना होगा। उसने अपने मुखबिर
मुखबिर को ढूंढा। नए लोग हमेशा नए ही होते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। जोई के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए उस लड़के ने जल्दी से कार्ल के बारे में सारी जानकारी उगल दी। वो आदमी अक्सर एक बार के आसपास घूमता रहता है, लेकिन अगर वो उसे मारना चाहता है तो उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ किसी को पता न चले। जोई ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। खून करने के मामले में उसे पता था कि वो किसी भी और इंसान से ज्यादा माहिर है। वो उस बार में गया और जल्द ही कार्ल को ढूंढ लिया, जो एक वेटर के साथ बदतमीजी कर रहा था। ऐसे घटिया इंसान को मारने में उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन वो नया मुखबिर भले ही बेवकूफ था, लेकिन वो पागल नहीं था। जोई अभी आधे रास्ते में ही था कि उसकी बॉस एंजेला ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच काफी तीखी बहस हुई। एंजेला के कहने का सीधा सा मतलब था कि अगर जोई उसे अपना दोस्त मानता है तो वो उस पर भरोसा करे और बॉस के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी न करे। उदास होकर जोई को बार के काउंटर पर जाना पड़ा। उसने बार की मालकिन से जानकारी निकलवाने की कोशिश की। उस औरत ने अभी अभी वेटर को कार्ल से बचाया था, इसलिए जाहिर है कि वो कार्ल को बिल्कुल पसंद नहीं करती होगी। दोनों को जल्दी ही बात करने के लिए एक टॉपिक मिल गया और फिर जाहिर है कि वे आराम से बात करने के लिए सेफ हाउस में आ गए। लेकिन जब जोई पासवर्ड डाल रहा था तो वो फिर से आखिरी नंबर भूलते भूलते बचा, लेकिन साथ में कोई था, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा और मान लिया कि वो इन दिनों बहुत थका हुआ है। जब मालकिन वॉशरूम गई तो उसने जल्दी से उसका हैंडबैग चेक किया, ये तसल्ली करने के लिए कि कहीं वह किसी दूसरे गिरोह की जासूस तो नहीं है। जब सब कुछ ठीक लगा तो उसने जल्दी से तिजोरी खोली ताकि वो अपनी कमर में लगी पिस्तौल को अंदर रख सके। आखिरकार उसने अपने बारे में बताते हुए ये नहीं कहा था कि वो एक कातिल है। उस बार की मालकिन की नजरों में वो बस एक मजाकिया और हंसमुख प्रिंटर सेल्समैन है। समय काफी हो गया था तो जोई ने फ्रिज से बियर निकाली और फिर से कार्ल के बारे में बुराई करने लगा। मालकिन को उस पर कोई शक नहीं हुआ। कार्ल उस बार का पुराना ग्राहक था, इसलिए उसे पता था कि कार्ल कहाँ रहता है और उसका रूटीन क्या है। बस कुछ ही बातों में जोई को वो सारी जानकारी मिल गई जो उसे चाहिए थी। अगली सुबह दोनों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया। मालकिन को प्यास लग रही थी तो जोई ने बिना सोचे समझे उससे कह दिया कि फ्रिज में साफ पानी रखा है। लेकिन जैसे ही मालकिन ने फ्रिज खोला वो सन्न रह गई। एक प्रिंटर सेल्समैन के घर में आखिर पिस्तौल क्या कर रही है? उसने अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से चली गई। उसके लिए अब जोई बस एक नंबर का झूठा इंसान था। जोई को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, लेकिन जब वो फ्रिज के पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो बीमार है और वो भी इतनी बुरी तरह से कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकता। चूंकि अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा था तो उसे एक एक पल का इस्तेमाल करना था। कल रात निकाली गई जानकारी की मदद से जोई ने जल्द ही कार्ल को ढूंढ निकाला। उसने पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सबसे पुराने हथियार यानी बेसबॉल बैट का इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए ताकि अगर वो मर भी जाए तो सबको यही लगेगा कि ये गैंगवार का नतीजा है और किसी को उस पर शक नहीं होगा। अपनी याददाश्त पूरी तरह खोने से पहले जोई को उन सभी खतरों को खत्म करना था जिनसे उसकी बेटी को नुकसान पहुंच सकता था। लेकिन घर लौटने के बाद जोई को अपने पुलिस वाले दोस्त से एक बहुत बुरी खबर मिली। सालों पहले जिसने उसकी पत्नी की जान ली थी वो कातिल पुलिस की मदद करने के कारण समय से पहले ही जेल से छूट गया है। जोई ने एक गहरी सांस ली। लगता है अब उसे एक और इंसान की जान लेनी पड़ेगी, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले उसे अपनी बेटी और उसके परिवार के साथ खाना खाने जाना था। आज वो अपनी बेटी के चेकअप के लिए गया था। माँ और बच्चा दोनों ठीक थे। जोई बहुत जल्द नाना बनने वाला था, लेकिन जब वे लोग खाना ऑर्डर करने ही वाले थे तो जोई को अजीब सी बेचैनी होने लगी। एक कातिल होने के नाते उसे खतरे का एहसास हो गया था। बिना कुछ सोचे समझे जोई ने तुरंत एक शराब की बोतल उठाई और बाहर की तरफ भागा। ये वही जानिब जानी छोटी पिकअप ट्रक थी। उस आदमी ने सीधे उस पर हमला नहीं किया बल्कि उसकी बेटी पर निशाना लगाया। साफ था कि वो जोई को भी अपने परिवार को खोने का दर्द महसूस कराना चाहता था। जोई खुद भी एक कातिल है, लेकिन उसने कभी किसी प्रेग्नेंट औरत या बच्चे पर हाथ नहीं उठाया। वो आदमी तो कातिलों की दुनिया के नाम पर एक कलंक था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस को पहले से ही एक आदमी पर शक था और वो वही आदमी था जिसने एक्सीडेंट में जोई की पत्नी को मार डाला था। जेल जाने से पहले उसने कहा था कि जैसे ही वो बाहर आएगा वो मारिया को मजा चखाएगा। अब वो गुंडा पुलिस की मदद करके जेल से बाहर आ चुका है और तुरंत किसी ने मारिया पर हमला कर दिया। ऐसे में उस पर शक होना बहुत आम बात थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि गोलीबारी का एक मामूली सा मामला FBI तक पहुंच जाएगा। एजेंट ग्रांट बहुत तजुर्बेकार था। वो भले ही कातिल को पकड़ने आया था, लेकिन उसका ध्यान तुरंत जोई की अजीब हरकतों पर गया। वो आदमी तो सिर्फ एक प्रिंटर सेल्समैन था, लेकिन जब गोलियां चली तो उसका रिएक्शन बहुत ही तेज था। ऐसी हालत में कोई भी आम इंसान डर के मारे छुपने की जगह ढूंढता है, लेकिन जोई तो सीधा बाहर की तरफ भागा। उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही थी और चश्मदीदों के बयानों के हिसाब से वहां कई बार गोलियां चलने की आवाज आई थी, लेकिन पुलिस को सिर्फ कुछ ही गोलियों के खोल मिले। जोई समझ गया कि ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, इसलिए उसने बस इतना कहा कि वो फौज में काम कर चुका है और एक रेंजर भी रह चुका है, इसलिए उसमें आम लोगों के मुकाबले ज्यादा हिम्मत है। ग्रांट के पास कोई सबूत नहीं था और इस मामले की जांच करने वाला पुलिस अफसर डेव भी जोई का ही अच्छा दोस्त था। इस बार की पूछताछ जोई का चेहरा थोड़ा गंभीर था, लेकिन वो बस थोड़े से शक के लिए किसी को नहीं मार सकता था। सामने वाले ने सही सोचा था। वो गायब गोली का खोल सच में उसी के पास था। अमेरिकी पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे अपने तरीके से ही कातिल को ढूंढना होगा। उसने कई बार डेटाबेस चेक किया, लेकिन उसे वैसी एक भी गोली नहीं मिली। अब कोई रास्ता नहीं था, उसे बाहर से मदद लेनी ही पड़ी। जोई अपनी गाड़ी से एक हथियारों की दुकान पर पहुंचा। यहाँ लोगों के लिए बंदूकें और गोलियां कस्टमाइज की जाती है। वो उनका पुराना ग्राहक था, लेकिन वहाँ की मालकिन बहुत उसूलों वाली थी। उसने किसी भी ग्राहक की जानकारी देने से साफ मना कर दिया। मालकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा कि जोई मजाक नहीं कर रहा है। समझदारी दिखाते हुए उसे बात माननी पड़ी और उसने गोली को हाथ में लेकर ध्यान से देखा। मजे की बात यह थी कि जैसे ही मालकिन ने अपनी बात खत्म की, दुकान में काम करने वाला लड़का घबरा गया और उसके हाथ से सामान गिर गया। जोई सब कुछ समझ गया। उसने मालकिन से आगे कुछ नहीं पूछा। ये गोली बहुत ही खराब तरीके से बनी थी, मतलब इसे मालकिन ने नहीं बनाया था। रात को दुकान बंद होने के बाद जोई चुपचाप वापस आया और उस लड़के को पकड़ लिया जो वहाँ चोरी छुपे अपना काम कर रहा था। जोई को हिम्मत वाले लोगों से निपटना पसंद था, क्योंकि वो मालकिन की तरह ज्यादा सोचते नहीं है।
कि ये बोलूं या ना बोलूं। वो बस एक सीधी सी बात जानना चाहता था कि आखिर किसने ये कचरे जैसी गोली खरीदी थी। समझदार लोगों से बात करना बहुत आसान होता है। जोई को उस कातिल का पता बड़े आराम से मिल गया। अगले दिन सुबह सुबह वो डिलीवरी बॉय बनकर सीधा उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। जोई ने तुरंत हमला नहीं किया। अगर वो उसे घर के अंदर मारता तो बाद में लाश को ठिकाने लगाना पड़ता। ये बहुत बड़ा झंझट था। इससे अच्छा था कि उसे किसी सुनसान जंगल में ले जाकर उससे खुद ही अपनी कब्र की जगह चुनने को कहा जाए। लाश ठिकाने लगाना बड़ी मेहनत का काम है। एक कातिल के तौर पर जोई बस अपना काम करता था और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे उससे जानना था कि उसके पीछे कौन है। लेकिन हेनरी जानता था कि कातिलों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चुप रहकर ही वो अपनी जान बचा सकता था। लेकिन कहना बहुत आसान होता है। जब सच में आपके सिर पर बंदूक तनी हो तो बहुत कम लोग ही शांत रह पाते हैं। हेनरी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। जोई के गैंग की तरह ही वहाँ एक आदमी था जिसका कोड नेम फेरीमैन था, जो उन्हें काम देता था। किसी को भी उसकी असली पहचान नहीं पता थी। जब जोई को उससे और कुछ नहीं मिला तो उसने उसे बेहोश कर दिया और सीधा झील में फेंक दिया। अब वो बचेगा या नहीं ये उसकी किस्मत पर था। तो अब उसका अगला टारगेट उस फेरीमैन को ढूंढना था और फिर उस बॉस को मारना था जो उसके पीछे पड़ा था। लेकिन पार्किंग में वापस आने के बाद जोई हैरान रह गया। उसकी गाड़ी कहाँ गई? आजकल इतनी सारी चीजें हो रही थी कि वो भूल ही गया था कि उसे अल्जाइमर की बीमारी है। जोई को उसी रास्ते से वापस जाना पड़ा, पर वो जितना आगे गया उतना ही कंफ्यूज होता गया। हारकर उसे अपने फोन में मैप देखना पड़ा। आखिरकार उसे अपनी गाड़ी मिल गई। दोपहर को घर वापस आने के बाद उसे अपनी बेटी के साथ खाना खाने जाना था, लेकिन गाड़ी ढूंढने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए वो अपने सीक्रेट अड्डे पर कपड़े बदलने नहीं जा सका। उसके कोट की जेब में अभी भी एक पेपर रखा था जिस पर उसके पिछले टारगेट की डिटेल थी जिसने सुसाइड कर लिया था। जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद जोई अपना कोट अपनी बेटी के घर ही भूल गया। उसका दामाद अचानक से चौंक गया। हालांकि वो अभी घर से ही अपना बिजनेस शुरू कर रहा था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी पारखी नजर बहुत तेज थी। ये कोट हाथों से बना हुआ था जिसकी कीमत कम से कम $10,000 तो होगी ही। उसे हमेशा लगता था कि उसके ससुर के पास पैसे नहीं है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतना कुछ छुपा रहे हैं। मारिया ने अपने पति को ज्यादा सोचने से मना किया। उसके पिता सेल्स का काम करते थे, इसलिए उन्हें कुछ अच्छे कपड़े तो चाहिए ही होते हैं। लेकिन जब वो कोट को वापस हैंगर पर टांग रहा था तो उसकी नजर जेब में रखे उस पेपर पर पड़ी। वो थोड़ा हैरान हुआ और उसने इंटरनेट पर उस पेपर वाले आदमी के बारे में सर्च किया। उसके ससुर प्रिंटर बेचते थे, तो भला वो एक ऐसे अमीर आदमी के बारे में क्यों जान रहे थे जिसका मर्डर हुआ था? मारिया को भी शक होने लगा था। वो जानती थी कि उसके पिता कुछ राज छुपा रहे हैं, पर वो अपनी माँ को पहले ही खो चुकी थी। अब वो अपने इस इकलौते परिवार को खोना नहीं चाहती थी। अगली सुबह मारिया ने अपने पिता को कोट वापस दे दिया। जोई ने बहाना बनाया कि ये कपड़े एक कलीग के सेकंड हैंड है और बात को टाल दिया। लेकिन बेटी के जाने के बाद उसे तुरंत पता चल गया कि कोट की जेब में वो पेपर रखा था। अपनी अल्जाइमर की बीमारी के कारण वो समझ गया था कि वो जल्द ही अपनी बेटी को बचाने के काबिल नहीं रहेगा, इसलिए उसे जल्दी करनी होगी और उस फेरीमैन को ढूंढना होगा। उस पेपर पर असल में जोई के पिछले मिशन के टारगेट की जानकारी थी, जो एक अमीर आदमी था और कोर्ट में गवाही देने वाला था। मर्डर का प्लान बनाते समय उसने टीवी पर एक स्विमिंग पूल साफ करने वाले को देखा। उसके कपड़ों पर बने लोगों से जोई को एक आइडिया मिला। अमीर लोगों को अक्सर अपने विला में ओपनर स्विमिंग पूल बनवाना पसंद होता है, इसलिए एक नई जॉब भी शुरू हो गई है जो पूल में मौजूद नीली काई को साफ करते हैं। तो बस पहले से ड्रोन से पूल में काई गिराकर और फिर सफाई कंपनी का कर्मचारी बनकर बड़े आराम से विला के अंदर जाया जा सकता था। प्लान सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन मर्फी ने ड्रोन की बैटरी का अंदाजा गलत लगा लिया। काई गिराते ही ड्रोन झाड़ियों में क्रैश हो गया। ये देखते ही कि उनका पर्दाफाश हो चुका है, साइड में छुपे जोई को वक्त से पहले ही हमला करना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि उसका निशाना बहुत पक्का था। इतने पास से बॉडीगार्ड्स को मार गिराने के लिए उसे बस एक ही गोली काफी थी। उस अमीर आदमी ने तुरंत अपने हाथ खड़े कर दिए और हार मान ली। वो जान बचाने के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार था। जोई थोड़ा हिचकिचाया और उसने तुरंत गोली नहीं चलाई। वो कातिल पैसों के लिए ही बना था, ये कोई उसका शौक नहीं था। वो सब तिजोरी के पास पहुंचे। उस अमीर आदमी ने कोई चालाकी नहीं की। पैसे तो वो फिर से कमा सकता था, पर जान तो एक ही होती है। लेकिन जब उसका काम हो गया तो जोई ने बिना कोई इमोशन दिखाए अपनी बंदूक उठा ली। वो एक कातिल था, कोई संत नहीं। उसे अपना वादा निभाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मर्फी नाम के इस लड़के ने अगले मिशन में फिर से कोई गलती की तो उसे अपना पार्टनर बदलने के बारे में सोचना होगा। इस बार उनका काम सिर्फ खून करना नहीं था, बल्कि उन्हें तिजोरी से एक चीज भी निकालनी थी। अमीर आदमी के मौत के डर ने उनका बहुत सारा समय बचा लिया। कातिलों के पेशे में भी कुछ उसूल होते हैं। अगर आप हर चीज पर कब्जा करना चाहेंगे तो आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। ये जोई का इतने सालों का तजुर्बा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा। लेकिन मरने से पहले बहुत से लोग फालतू की बातें करते हैं, जैसे कि उसके सामने खड़ा ये आदमी। टीवी पर उस आदमी के मर्डर की खबर आ रही थी। दरअसल वो एक दवा कंपनी के खिलाफ गवाही देने वाला था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स के बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स थे। लेकिन पैसे लेकर काम तमाम करने वाला जोई एक कातिल था, कोई इंसाफ करने वाला मसीहा नहीं। दुनिया में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी और को ही लेने दो, लेकिन एक कातिल के तौर पर उनके पेशे में अक्सर अच्छे और बुरे के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। उन्हें कुछ बड़े लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है ताकि पुलिस के हर कदम की खबर उन्हें पहले से मिल जाए और वो खतरे से बच सके। सालों से ये नेटवर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन आज उनके उस सपोर्टर को एक मुसीबत का सामना करना पड़ा। सीनियर एजेंट मैकी उनके दरवाजे पर आ धमका। उसे एक टिप मिली थी। इंटरनल अफेयर्स के एजेंट गार्सिया के हाथ उनके जुर्म के सारे सबूत लग गए थे। अगले सोमवार को वो सारे सबूत फेडरल वकील के ऑफिस में पेश कर दिए जाएंगे। जोई को चंद घंटों के अंदर उसका काम तमाम करना था, और वो भी इस तरह कि वो एक हादसा लगे ताकि किसी को कोई शक न हो। ये काम मिलने के बाद मर्फी थोड़ा घबरा गया था। ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा मर्डर था जिसे उसे हादसे का रूप देना था। लेकिन जोई ने उसे बस गार्सिया का कचरा इकट्ठा करके कमरे में लाने को कहा ताकि वो उसे चेक कर सके। मर्फी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक नया कातिल होने के नाते उसे मर्डर करने और कचरा
छानने के बीच कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक सीनियर के तौर पर जोई ने उसे बताया कि कभी कभी किसी को मारने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं होती। कचरा देखने से हमें किसी भी इंसान की आदतों का पता चल सकता है, खासकर किसी हादसे को प्लान करने के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे कि उसके हाथ में मौजूद इंसुलिन का ये डब्बा इस बात का सबूत है कि उनका शिकार डायबिटीज का मरीज है, तो बस उन्हें उसकी दवा में थोड़ा सा फेंटानिल मिलाना होगा, जिससे उसकी सांस की नली चोक हो जाएगी और दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। और जब कोई इंसान जरूरत से ज्यादा इंसुलिन ले लेता है तो लो ब्लड शुगर की वजह से उसे बिल्कुल वैसे ही लक्षण दिखते हैं। जब पुलिस इसकी जांच करेगी तो उन्हें यही लगेगा कि गलत दवा खाने की वजह से ये हादसा हुआ है। इसमें बस एक ही मुसीबत है कि इस बार उनका टारगेट एक पुलिस वाला है और उसके पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। उन्हें कैमरों से बचने का कोई तरीका निकालना होगा। अच्छी बात यह थी कि जोई ने पहले ही एक प्लान बना लिया था। टारगेट का बेटा एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर था जिसे इंटरनेट पर समुराई लॉर्ड बनकर वीडियो बनाना बहुत पसंद था, तो बस उन्हें मर्फी को एक साइकिल पर बिठाकर उसके सामने जानबूझकर गिराना होगा। एक अच्छे इंसान की तरह वो उसे तड़पता हुआ तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन इसी पल से जोई ने एक बेहतरीन जाल बिछा दिया था। मर्फी का पर्स जानबूझकर जमीन पर गिराया गया था। पर्स में रखे ढेर सारे नोटों से ये साबित होता था कि उसे पैसों की कोई कमी नहीं है और वो कोई धोखेबाज तो बिल्कुल नहीं है। इसके तुरंत बाद मर्फी ने उस लड़के का फैन होने का नाटक किया और उसके वीडियो की जमकर तारीफ करने लगा। आखिर में वहां से जाने से पहले उसने बातों बातों में कहा कि वो एक पार्टी में जा रहा है। उस लड़के की उम्र अभी मौज मस्ती करने की थी, तो जाहिर है कि उसने खुद ही साथ चलने की बात कही। बस एक ही रात में ही वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए कि वो एक ही बिस्तर पर सोने लगे। इसके तुरंत बाद मर्फी ने ड्रग्स का बहाना बनाकर उस लड़के से घर के सारे कैमरे बंद करवा दिए। दवा बदलने के बाद जोई ने मेज पर रखी उस सुखी परिवार की तस्वीर देखी। पता नहीं क्यों उसे अचानक से अपनी प्रेग्नेंट बेटी की याद आ गई। शायद अब काम छोड़कर घर जाने और आराम करने का वक्त आ गया था। लेकिन जैसे ही मर्फी वहां से निकलने वाला था, वो लड़का अचानक आ गया और उसे रुकने के लिए कहने लगा। उसने बताया कि उसके पिता एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और वो घर पर 2 दिन और मस्ती कर सकते हैं। ये सुनते ही मर्फी की मुस्कान गायब हो गई। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि इस मिशन की एक टाइम लिमिट थी। अगर इन 2 दिनों में गार्सिया नहीं मरा और उसने सारे सबूत जज को दे दिए तो बहुत देर हो जाएगी। उसने तुरंत जोई से बात की। उन दोनों को अपना प्लान फिर से बदलना पड़ा। जब जहर काम नहीं कर रहा था तो अब उन्हें फिर से बंदूक उठानी पड़ेगी। गार्सिया के बेटे से मर्फी को उसके बिजनेस ट्रिप का एड्रेस पता चल गया। जोई तुरंत निकल पड़ा और रात को उस जगह पर पहुंच गया। उसने अपना सामान लिया और चुपके से उस कैंप के पास पहुंचा। लेकिन उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि उस वैन में सिर्फ गार्सिया ही नहीं था जिसे उसे मारना था, बल्कि मैकी भी वहां मौजूद था। साफ है कि उसने दोनों तरफ से तैयारी कर रखी थी। एक तरफ उसने अपने गैंग से गार्सिया को मारने के लिए कातिल भेजे और दूसरी तरफ वो पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंच गया और बोला कि वो एक सरकारी गवाह बनना चाहता है। इस तरह चाहे मर्डर कामयाब हो या ना हो, फायदा उसी का होने वाला था। अब हालात थोड़े मुश्किल हो गए थे। अगर जोई मैकी को मारता है तो हो सकता है कि दूसरे खबरी डर जाए और वो गैंग को धोखा दे दे। अगर वो इन सब बातों को छोड़कर सीधा उन तीनों पुलिस वालों को मार देता है तो पुलिस उस गैंग के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेगी। बॉस एनजी हल्का सा मुस्कुराया। उसने एक ऐसा तरीका सोच लिया था जिससे दोनों का फायदा हो। अगले दिन सुबह सुबह मैकी और एक खबरी गुस्से में जोई के पास पहुंचे और उससे सवाल करने लगे। इतने दिन हो गए, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? जोई ने बेबसी से अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने इंसुलिन में जहर मिलाने का प्लान बताया, लेकिन गार्सिया इन दिनों काम से बाहर गया हुआ था। ऊपर से फेंटेनाइल मिलना मुश्किल था, इसलिए उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अगर मैकी मदद करे और फेंटेनाइल ला दे तो वो आज रात ही अपना काम कर देगा। मैकी अचानक धर्म संकट में पड़ गया। इस हमले का प्लान उसी का था, तो थोड़ी मदद करना तो बनता ही था। दोनों ने रात को टारगेट के घर के बाहर मिलने का फैसला किया। मर्फी की मदद से गार्सिया का बेटा पहले ही बेहोश हो चुका था। जोई ने अपनी गन मर्फी को दी ताकि वो दरवाजे पर पहरा दे और खुद कमरे से एक समुराई तलवार निकाल ली। जैसे ही मैकी दरवाजे पर आया, उसने सीधा असली खेल शुरू कर दिया। जब मैकी को समझ आ गया कि उसकी पोल खुल गई है तो उसने आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि अगर जोई उसे जिंदा छोड़ दे तो दोनों संगठन छोड़कर किसी नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। जोई की आंखों में एक चमक आई और फिर उसने अपनी तलवार से ही इसका जवाब दे दिया। ये पक्का करने के बाद कि मैकी मर चुका है, जोई और मर्फी ने अपना अगला काम शुरू कर दिया। उन्होंने लड़के के चेहरे से उसका फोन अनलॉक किया और फिर गार्सिया को एक मैसेज भेजा कि उसने गलती से किसी की जान ले ली है। जोई ने तलवार उस लड़के के हाथ में थमा दी और जल्दी से वहां का नजारा सेट कर दिया। वहीं मर्फी ने लाश के पास कैश का एक बंडल रख दिया और कैमरा चालू कर दिया ताकि आगे होने वाला पूरा तमाशा रिकॉर्ड हो सके। लेकिन जैसे ही जोई निकलने वाला था, उसने अपने बॉस को कॉल करके ये बताने की सोची कि काम हो गया है, पर गलती से नंबर गलत डायल हो गया और फोन सीधा उसकी बेटी को लग गया। अल्जाइमर की बीमारी का असर एक बार फिर दिखा। जोई ने किसी तरह अपनी बेटी को संभाला और सोचा कि बाद में उसे समझा देगा। कुछ ही मिनटों बाद गार्सिया भागता हुआ घर आया। जमीन पर पड़ी लाश और नशे में धुत अपने बेटे को देखकर वो सोच भी नहीं सकता था कि ये उसी के लिए बिछाया गया एक जाल था। पर अपने बेटे को बचाने के लिए जाल होते हुए भी उसे मजबूरी में इसमें फंसना ही पड़ा। उन दोनों के लाश को हटाने का पूरा नजारा कंप्यूटर के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। बॉस एनजी के लिए एक गद्दार के बदले इंटरनल अफेयर्स के अंडरकवर जासूस को पकड़ना एक बहुत फायदे का सौदा था। और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि जोई ने वो फैमिली फोटो देख ली थी। उन्होंने छानबीन की थी कि गार्सिया की पत्नी कुछ साल पहले बीमारी से गुजर गई थी। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि गार्सिया उनके बेटे का अच्छे से ख्याल रखे। जोई उसकी फीलिंग्स को समझ सकता था। आखिर वो भी एक पिता था और अपने बच्चों के लिए बाप कोई भी कीमत चुका सकता है। सेफ हाउस वापस लौटने पर जोई को जमीन पर एक सोने की चेन मिली। उस पर लगी फोटो देखकर साफ था कि ये उस दिन वाली बार ओनर की थी। वो बार में गया और चेन वापस करने के बहाने खुद को सही साबित करने लगा। उसने कहा कि भले ही वो एक प्रिंटर सेल्समैन है, लेकिन बाहर सफर करते हुए अपनी हिफाजत के लिए गन रखना तो नॉर्मल बात है ना। लेकिन बार ओनर निकी को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वो लगातार उससे कार्ल के बारे में पूछताछ कर रहा था और अगले ही दिन कार्ल मारा गया। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक था? इसी बीच बार में अचानक कुछ गैंगस्टर्स घुस आए। उनके लीडर ने बिना कुछ कहे निकी को किस कर लिया। साफ था कि दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। ये
देखकर जोई तुरंत वहां से मुड़ा और चला गया। भले ही उसे निकी बहुत पसंद थी, लेकिन उसे प्यार में धोखा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर हैरानी की बात यह थी कि उसी रात निकी खुद उससे मिलने उसके घर आ गई। एक तरफ बंदूक रखने वाला प्रिंटर सेल्समैन था और दूसरी तरफ गैंगस्टर से जुड़ी हुई एक बार ओनर। अगर ध्यान से सोचा जाए तो इन दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन आधी रात को जोई को नींद नहीं आ रही थी। अपने पास सो रहे परिवार को देखकर उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि वो इस बंदूक को फेंककर वापस एक आम इंसान की जिंदगी जिए। और इसके लिए सबसे जरूरी था हेनरी के बताए गए फेरीमैन को ढूंढना, ताकि ये पता चल सके कि उसे कौन मारना चाहता है। लेकिन अभी उसके पास सिर्फ एक ही सुराग था और वो था हथियारों की दुकान का वो ट्रेनी लड़का। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पायलट के ट्रेनी हो। मजबूर होकर उसे मदद करने के लिए हाँ कहनी पड़ी। कुछ ही देर में फेरीमैन अपना सामान लेने आने वाला था। जोई को बस छिपकर उसका इंतजार करना था। लेकिन बदकिस्मती से इस बार वहाँ फेरीमैन खुद नहीं आया, बल्कि उसने अपनी जगह एक और किलर को भेज दिया था। जोई ने उस किलर का फोन लिया और उसके चेहरे से अनलॉक किया। वो चाहता था कि वो फेरीमैन का पता उगलवा ले, लेकिन उस किलर ने एक बहुत ही अजीब शर्त रख दी। जोई ने हैरानी से ऊपर देखा। उसने पहली बार किसी को खुद अपनी मौत मांगते हुए देखा था। लेकिन उस किलर की भी मजबूरी थी। अगर वो फेरीमैन को धोखा देता तो वो लोग यकीनन उसके परिवार को खत्म कर देते। जोई ने उसे गहरी नजरों से देखा। वो दोनों असल में एक जैसे ही थे। दोनों के लिए परिवार सबसे पहले था। लेकिन अगर तुम्हारा दिल पत्थर का नहीं है तो तुम कभी एक किलर नहीं बन सकते। एक जोरदार गोली चलने की आवाज के साथ बाहर खड़ा वो ट्रेनी लड़का डर से उछल पड़ा। जोई ने उसे तसल्ली दी और कहा कि डरे नहीं, थोड़ी देर में क्लीनर आकर सब ठीक कर देगा। अगर वो ऐसा दिखावा करे कि कुछ हुआ ही नहीं तो फेरीमैन को कोई शक नहीं होगा। इस मुलाकात से उसे कोई जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन एक फोन जरूर हाथ लग गया। जब तक इस किलर की मौत की खबर बाहर नहीं आती फेरीमैन कभी ना कभी कोई मैसेज तो जरूर करेगा। जोई ने अपनी गन रिलोड की और इस साल के अपने आखिरी मिशन के लिए तैयार हो गया। इस बार का टारगेट एक हथियारों का तस्कर था। वो जब भी बाहर निकलता तो उसके साथ 3 बॉडीगार्ड साई की तरह रहते थे। यहाँ तक कि होटल में रुकने पर भी वो चारों एक ही कमरे में सोते थे। लेकिन जोई के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक टॉप किलर होने के नाते वो सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहता था। अगर वो हथियारों का तस्कर है तो उसे अपना काम करने के लिए बाहर तो आना ही पड़ेगा। बॉडीगार्ड्स की वजह से उसके पास जाना नामुमकिन था, लेकिन वो लोग ग्राहक बनकर डील के वक्त उस पर हमला कर सकते थे। मर्फी को ये बात कुछ समझ नहीं आई। अगर उन्हें कोई भेष बदलना है तो फेक आईडी बनवाने में बहुत सारे पैसे लगेंगे और उनका संगठन इस फालतू खर्चे के लिए कभी पैसे नहीं देगा। जोई ने गहरी सांस ली। नए लड़के सच में नासंभ होते हैं। वो किलर है, कोई सीक्रेट एजेंट नहीं जो मामला जान लेकर सुलझाया जा सके। उसके लिए इतनी सोच विचार की जरूरत नहीं होती। उसने मर्फी को पेट स्टोर से कुछ लेजर लाइट लाने को कहा और खुद सड़क किनारे घात लगाकर बैठ गया। खबर के मुताबिक उनका टारगेट आज एक गैराज में डील करने वाला था और उसके ग्राहक काले सूट पहने हुए कुछ रशियन लोग थे। ऐसे में अगर वो अपनी कार खराब होने का नाटक करे और उनके रास्ते में ही उन्हें रोक ले तो वो आसानी से उन ग्राहकों की जगह ले सकते हैं। जोई को लगा था कि उसका ये प्लान एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो हथियारों का डीलर कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। वो हमेशा सिर्फ जान पहचान वालों के साथ ही डील करता था और जोई का चेहरा उसके लिए एकदम नया था। जोई बिना घबराए बोला कि आजकल बाहर रशियंस को लेकर काफी नफरत फैली है, इसलिए उन्हें डील के लिए किसी और को भेजना पड़ा। पर उसकी इस बात ने डीलर को कुछ और ही याद दिला दिया। उसने सोचा कि जब कोई भी रशियंस को पसंद नहीं करता तो क्यों ना इसी बात का फायदा उठाया जाए और इन्हें ही लूट लिया जाए। जोई ने मर्फी से जो लेजर लाइट मंगवाई थी वो अब काम आ रही थी। ये लाइट बिल्कुल किसी स्नाइपर राइफल के रेड डॉट साइट की तरह दिखती है। इनसे आसानी से ये धोखा दिया जा सकता है कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसके बॉडीगार्ड्स सिर्फ भाड़े के गुंडे थे। उन्हें अपनी जान गंवाने का कोई शौक नहीं था। वो तुरंत अपनी गन फेंककर जमीन पर लेट गए। पर डीलर को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है और वो सीधा मुड़कर मेन दरवाजे की तरफ भागने लगा। जोई ने भी बिना कोई देरी किए जमीन पर पड़ी गन उठाई और अपना मिशन पूरा किया। अब इस काम के बाद जोई को आखिरकार अपने पर्सनल काम के लिए वक्त मिल गया। कुछ दिनों बाद जोई को आखिरकार वो मैसेज आ ही गया, लेकिन वो मैसेज एक सीक्रेट कोड में था। शुक्र है कि जवान खून होने के अपने फायदे हैं। भले ही मर्फी जान लेने में कच्चा था, लेकिन एक हैकर के तौर पर वो एकदम माहिर था। थोड़ी सी बातचीत के बाद उसने मर्फी को अपनी मदद करने के लिए राजी कर लिया। उस मैसेज में असल में एक बंद पड़े पावर प्लांट का पता था। फेरीमैन ने सारे किलर्स को वहां इकट्ठा होने और एक साथ मिशन पूरा करने का मैसेज भेजा था। इस बार फेरीमैन ने भी पूरी तैयारी की थी और एक साथ 4 किलर्स को बुलाया था। अच्छी बात यह थी कि जोई पहले ही एक को खत्म कर चुका था। साथ ही दुश्मन सबके सामने थे और वो अंधेरे में था, जिससे उसका पलड़ा भारी था। जोई ने जानबूझकर कुछ आवाजें की ताकि वो लोग अलर्ट होकर उसे अलग अलग ढूंढने निकले और फिर शुरू हुआ उसके शिकार का खेल। जोई किसी एक को जिंदा छोड़ना चाहता था ताकि उससे फेरीमैन के बारे में उगलवा सके, लेकिन उसे क्या पता था कि एक ही गोली लगने के बाद सामने वाले का सिर सीधा एक पत्थर से जा टकराएगा। अब उसका जिंदा बचना नामुमकिन था। ये देखकर कि किलर पूरी तरह मर चुका है, जोई वहां डेस्क पर सुराग ढूंढने लगा। फाइलों के एक भारी बंडल में उसे उनके टारगेट की लिस्ट मिल गई। उस लिस्ट में उसकी प्रेग्नेंट बेटी के अलावा जोई का दामाद और उसका वो भाई भी था जिसे अल्जाइमर की बीमारी थी। फेरीमैन ने सीधे जोई को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उसके बचे हुए परिवार वालों को अपना टारगेट बनाया। आखिर उन दोनों के बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी कि वो पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। जोई ने क्लीनर को बुलाकर उस जगह को गैंगवार का रूप दे दिया, लेकिन वहां जांच करने आया ग्रांट बहुत तजुर्बेकार था। लाशों के निशान उनके गिरने के तरीके से मेल नहीं खा रहे थे। साफ था कि मरने के बाद इन लाशों को हिलाया गया था। गले पर पड़े निशान बहुत सटीक थे। ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर बांधने के बाद उनका गला घोंटा गया हो। लाशों पर सिर्फ गोली के निशान थे, किसी तरह की हाथापाई के नहीं। ये किसी गैंगवार के तरीके से बिल्कुल अलग था। ये पूरा ड्रामा इसलिए रचा गया था ताकि लगे कि उन्होंने एक दूसरे को मारा है। कितने लोग थे? सिर्फ एक, जोई।
अब जोई को ना सिर्फ उस अनजान फेरीमैन से निपटना था, बल्कि इस शातिर पुलिस वाले से भी खुद को बचाना था। लेकिन अभी उसके पास इतना सब सोचने का वक्त नहीं था। बार ओनर निकी के साथ करीबिया बढ़ने के बाद से दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो चुका था। निकी भी जानती थी कि जोई कोई आम इंसान नहीं है। वो हर वक्त अपने साथ गन रखता है। वो किसी प्रिंटर सेल्समैन जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। उसके घर में उसकी कोई पर्सनल चीज या कोई पुरानी फोटो तक नहीं है। लेकिन लड़कियों को ऐसे मिस्टीरियस लड़के ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अगली सुबह सुबह मर्फी एक अच्छी खबर लेकर आई। उसने उस फोन को हैक करके कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए थे और उसमें उसे एक नंबर मिला था। जोई ने उस नंबर पर वापस कॉल किया, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फोन पर उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देगी। तो असल में वो निकी ही थी जो उस किलर से लगातार बात कर रही थी। वही निकी जिसे जोई सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो क्या उसकी जान की दुश्मन फेरीमैन कोई और नहीं बल्कि निकी थी?